रहा था, कल उसे ये था कि मम्मा के पास ही रहना है उसे, इसलिए मैं कल उसी के पास थोड़ा सा मैंने टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक है आपको एक दिन बाद में पढ़ा देंगे, सैटरडे को एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे आपको, आप लोग एडजस्ट कर लो, वो अभी छोटा है, 2 महीने का भी नहीं हुआ, 2 महीने का होगा अभी। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। मैम आपको पता है कि रिचार्ज कितना महंगा हो गया है? अच्छा जी, मैम को क्या बता रही हूँ, मैम को तो सब पता है। महंगाई किस क्षेत्र में नहीं है, हर जगह तो आपके बेटा महंगाई है, सिर्फ रिचार्ज थोड़ी महंगा है, दाल आटा सब महंगा हो गया बेटा। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। अगर कोई बच्चा बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है और बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है ना, उसके ना प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं उसमें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र। हो सकता है कुछ कुछ एग्जाम में लिखा हुआ होता है इस चैप्टर का नाम, कुछ तो डायरेक्टली लिख देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं रिप्रोडक्शन इन हेल्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर का मीनिंग यही है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अगले 4 से 3-4 क्लास में। 4 क्लास में चैप्टर खत्म होगा। तो बेटा अगर तो या तो लिखा हुआ मिलेगा आपके चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या लिखा हुआ मिलेगा बेटा रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। स्पाइनल कोड ज्यादा नहीं है, बता देंगे किसी भी दिन आयुष पांडे। ठीक है बेटा, आइए। वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन करवाता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन, प्रजनन। हिंदी में जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिस्टम का मतलब मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग जो एक जैसा काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिस्टम कह देते हैं, उसको हम तंत्र कह देते हैं। तो हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो रिप्रोडक्शन करवाता है, जो जनन करवाता है, जो प्रजनन करवाने में हेल्प करता है। उसी सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, उसी को हम जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? अपने जैसी संतान बनाना, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। अगर गाय है तो गाय अपने जैसी संतान बनाएगी, अगर मुर्गी है तो मुर्गी अपने जैसी संतान बनाएगी, बंदर है तो बंदर अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा। तो कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन भी क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इस धरती के ऊपर जितने भी सारे लिविंग्स हैं, जितने भी सारे सजीव हैं, उनके बॉडी में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक जैविक क्रिया होता है। और जिस क्रिया में क्या बनते हैं? जिस क्रिया में अपने जैसी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बेटा संतान। वो सिस्टम जो अपने जैसी संतान पैदा करने में हेल्प करता है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम क्या कह सकते हैं बेटा? जनन तंत्र कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which individual species produce offsprings। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, वो जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी एक सजीव का मतलब आप जानते हैं लिविंग बॉडी, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अपने जैसी संतान बनाता है। अब आप मेरे से पूछो कि मैम क्या ये बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग्स के लिए जरूरी होता है? क्या अपने जैसी संतान बनाना जरूरी है? जी हाँ। अगर कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज, यानी कि अगर कोई भी आपकी अलग से प्रजाति है, वो अपने जैसी जाति का निर्माण नहीं करा, अगर अपने जैसी संतान नहीं बनाया, तो एक समय के बाद उनका वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखो क्या कि आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज है। इंडिविजुअल स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? बंदर है तो वो अपने जैसी संतान बनाएगा, कुत्ता है तो वो अपनी जैसी, हम इंसान है तो इंसान अपने इंसानी बच्चे को जन्म देता है ना? तो बकरी है, बकरी अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। तो अगर बकरी आगे से आगे बकरियों का जो ये स्पीसीज है, जाति है, अगर ये रिप्रोडक्शन खत्म कर दे तो एक समय के बाद बकरियों का वंश खत्म हो जाएगा बेटा, है ना? तो अपने जैसी संतान प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उस सिस्टम को आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रजनन तंत्र कह देते हैं, प्रजनन तंत्र कह देते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप का हो सकता है। मैंने कहा लिविंग, अगर कोई लिविंग है इस धरती के ऊपर, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होगा, और अगर कोई कवक है तो कवक भी, शैवाल भी, हम लोग भी, सब रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता ही होता है। अब बात अलग अलग होती है कि रिप्रोडक्शन किस टाइप से हो रहा है। ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये कितने टाइप से हो सकता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो सकता है। यहां से थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, मेल का अलग, फीमेल का अलग। ठीक है, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है। एक होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसके एग्जांपल आते हैं एग्जाम में कि किस में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और किस में सेक्सुअल होता है। थोड़ा सा बेटा कमेंट सेक्शन के ऊपर ध्यान देना कम करो और पढ़ाई कर लो। लास्ट में 5 मिनट में सबकी प्रॉब्लम सुन लूंगे अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो सकता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। बेटा नाम से ही क्लियर है, ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए, यानी कि जिसमें लैंगिक अंग का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू हो? जो लैंगिक अंगों के थ्रू हो, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए, और ये सेक्सुअल ऑर्गन्स भी क्या? एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक नर जनन तंत्र होगा और एक मादा जनन तंत्र होगा। तो उस रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो। ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी 2 चाहिए यहां पे, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों नर और मादा दोनों जनन अंग शामिल हो, उसको आप लैंगिक जनन कहते हैं।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेल से बनता है मेल गैमेट सेल। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा उससे कौन सा बनेगा? मेल गैमेट सेल बनेगा। नर जनन कोशिका बनेगी। ऐसी कोशिका जो जनन में सहायक है उसे जनन कोशिका या इंग्लिश में गैमेट कहते हैं, गैमेट कहते हैं। और जो मेल गैमेट होती है उसको नाम दिया जाता है स्पर्म, शुक्राणु। एस लगा दो क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मिलियंस बिलियंस शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल वाला होगा तो फीमेल से फीमेल गैमेट सेल बनेगी बेटा, है ना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उससे कैसी सेल बनेगी? उससे फीमेल गैमेट सेल बनेगी, उससे मादा जनन कोशिका बनेगी। और जो मादा जनन कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ओवा। ओवा या ओवम कहते हैं बेटा इंग्लिश में, कभी कभी आम भाषा में एग, अंडाणु कह देते हैं बेटा। तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन से या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनेंगे? स्पर्म्स। और फीमेल वाले से ओवा, ओवम या एग, हिंदी में बोलते हैं अंडाणु या अंडा लिख देते हैं कभी कभी, या हिंदी में डिंब लिखा जाता है, डिंब। तो मेल से स्पर्म्स बने, फीमेल से ओवा बने। स्पर्म्स और ओवा क्या होते हैं? गैमेट सेल होती है बेटा। गैमेट सेल क्या होती है? ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, जो जनन में काम आती हैं, उनको हम गैमेट सेल कहते हैं। तो अब क्या होगा? ये स्पर्म और ओवा मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, और इनके मिलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या अभी फ्यूजन लिखो, चलो फर्टिलाइजेशन लिख लो, ठीक है। इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन कहा जाता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन वो प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलते हैं, और ये शुक्राणु है, ये अंडाणु को भेदित करता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और जिससे क्या बन जाता है? जिससे एक नया सेल बन जाता है, और इस नए सेल को जाइगोट कहा जाता है। इसको जाइगोट, युग्मनज कहा जाता है। और इसी युग्मनज से आगे चलकर पूरा बेबी बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? बच्चा बन जाता है। तो बड़े ध्यान से समझो कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें लैंगिक अंग शामिल हो। अब ये लैंगिक अंग दो प्रकार से होंगे, एक होगा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होगा फीमेल वाला। मेल से मेल गैमेट बनेंगी, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगी। नर जनन भाग से नर जनन कोशिकाएं बनेंगी, मादा जनन भाग से मादा जनन कोशिकाएं बनेगी। अब नर से बनती है उनको स्पर्म्स या शुक्राणु कहते हैं, जो मादा से बनती है उनको ओवा, ओवम, एग या अंडाणु कहते हैं बेटा। बेटा किताब, मेरी किताब आ रही है, बहुत जल्दी थ्योरी बुक दूंगी मैं, कितनी शानदार थ्योरी बुक देने वाली हूं नेक्स्ट वीक में ही, ठीक है। ऐसी थ्योरी की किताब होगी, आप एनसीईआरटी बेस्ड होगी, पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर। लास्ट में प्रीवियस ईयर भी होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम सब बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ लो ना। तो इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। इनसे मिलने के बाद एक जाइगोट बना, एक युग्मनज बना। अब इस जाइगोट में एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके टिश्यूज बन जाएंगे, ऐसे पूरा का पूरा एक बेबी बन जाएगा। तो बेटा ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बड़ी साफ सी बात है, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है। अब दूसरी साइड आओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं चाहिए, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम ने क्रॉस लगा दिया। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट सेल नहीं चाहिए, जिसमें गैमेट्स भी नहीं चाहिए। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? जनन कोशिका। यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ना ही तो कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए और ना ही कोई जनन कोशिकाएं चाहिए, फिर भी अपने जैसी संतान बना ले वो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। यहां पे देखो, नर का मतलब क्या होता है? पापा, है ना, और मादा का मतलब, फीमेल का मतलब मम्मी। तो दो पेरेंट चाहिए यहां पे। इस रिप्रोडक्शन में आपको माता और पिता दोनों चाहिए, दो पेरेंट चाहिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि यहां पे सिंगल पेरेंट से ही काम चल जाता है। कैसे? अभी बताएंगे आपको। ये रिप्रोडक्शन जिसमें भी होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से काम चल जाता है। वो कैसे? अभी सुन लीजिएगा, राइट। तो मैंने कहा ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ना सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए, ना दो पेरेंट चाहिए, और ना ही उसमें गैमेट चाहिए, फिर भी संतान बना ले, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले, अपने जैसी जाति बना ले, उस रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मैम ये पॉसिबल कैसे है? मैम ये हो कैसे सकता है? तो बेटा एक हाइड्रा होता है, अगर आपने सुना हो तो, दिखने में प्लांट जैसा होता है लेकिन होता जानवर है, एनिमल है। वो जंतु जगत में रखा गया है, इसलिए वो जंतु है, वो एनिमल किंगडम में है। तो इस हाइड्रा में क्या होता है? ऐसे बाहर की तरफ इस हाइड्रा का एक हिस्सा ऐसे ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, आउटर ग्रोथ हो जाती है। फिर यही हिस्सा नीचे टूट के गिर जाता है, और कुछ दिनों के बाद इसी हिस्से से सेम ऐसा ही हाइड्रा बन जाता है। तो इसमें कहां पे गैमेट्स चाहिए थे? नहीं चाहिए ना गैमेट्स यहां पे, ना ही यहां पे कोई सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए। इस हाइड्रा का ये हिस्सा भी बढ़ सकता है, ये हिस्सा भी बढ़ सकता है, यहां से भी बढ़ सकता है, कहीं से भी टूट के गिर सकता है ये हिस्सा, और यहां से एक नया हाइड्रा बन गया, एक नया जंतु बन गया। और देखो ना, एक ही पेरेंट चाहिए था हाइड्रा। मैंने यहां पे नहीं बोला कि ये मेल हाइड्रा या फीमेल हाइड्रा, नहीं बोला ना मैंने। तो एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें गैमेट्स नहीं चाहिए, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं चाहिए, फिर भी अपने जैसी जाति का निर्माण कर ले, उस रिप्रोडक्शन को अलैंगिक रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करवा के ये बता दो कि हम लोगों में कौन सा होता है, हम लोगों में रिप्रोडक्शन कौन सा होता है। और फिर मैं इस फोटो से आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूं। ये मैंने समझा दिया, अब फोटो से समझ लो। हम लोगों में कौन सा होता है? हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसी को फोटो से लिखा रखा है। देखो एक मेल है, मेल से मेल स्पर्म बना, ये स्पर्म है। ये फीमेल है, इससे क्या बना? फीमेल स्पर्म नहीं होगा, फीमेल ओवा होगा, फीमेल अंडा बना, ठीक है। तो ये देखो यहां से स्पर्म, यहां से अंडा बन गया। तो स्पर्म और अंडा का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होते ही क्या हो गया बेटा? देखो इस तरीके से जाइगोट बन गया, जाइगोट युग्मनज बन गया। और फिर इस जाइगोट में
जाइगोट क्या होता है बच्चा? सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, एक कोशिका, ये पहला सेल है, फिर इसके अंदर डिवीजन होगा, एक से अनेकों सेल्स बनेंगी, फिर वो एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा और फिर बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि बेटा मैंने कहा ना, देखो ये पेरेंट हाइड्रा है। अब पेरेंट में तो दोनों होते हैं, माता भी होता है, पिता भी होता है, पीटीएम होता है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसमें ये थोड़ी कहते हैं कि पेरेंट पीटीएम में कि भाई मम्मी को लेके आना, पापा को भी लेके आना, पेरेंट्स दोनों होते हैं ना, है ना। तो बेटा अभी बताएंगे फिटस क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, थोड़ा सा वेट करा करो बेटा ना। तो देखो हाइड्रा में क्या हुआ, मैंने कहा एक हिस्सा ऐसे ग्रोथ कर गया यहाँ से, फिर ये धीरे धीरे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, ऐसा सेम हाइड्रा बन गया। अब ये टूट के गिर जाएगा, तो ये इसके जैसा ही है ना दिखने में, ये इसकी संतान ही है ना, और एक ही पेरेंट चाहिए था। तो बेटा ये कैसा रिप्रोडक्शन हो गया? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, फटाक फटाक पढ़ो कि एसेक्सुअल में क्या चाहिए? एक ही पेरेंट चाहिए, एक ही, माता पिता एक ही होता है इसमें। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल, एक माता एक पिता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, मैं बताऊंगी कैसे आता है। देखो मेरी बात सुनना, जब यहां पे दो माता पिता हैं तो दोनों के ही तो लक्षण आएंगे बच्चे के अंदर। आपके अंदर लक्षण आपके मम्मी के भी हैं, पापा के भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे लक्षण मम्मी के हैं। जैसे मेरा पृथ्वी है ना, पृथ्वी दिखने में एकदम मेरी कॉपी है ना, एकदम फोटो कॉपी है। ये डिंपल तक उसके भी यहाँ पे ठुड्डी पे है, कभी थोड़ा छोटा है अभी, कैमरे वैमरे में सामने नहीं ला रही, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मैं आपको दिखवाऊंगी, है ना। तो पृथ्वी एकदम जब हुआ था उस दिन सब लोगों ने यही कहा था कि भाई मम्मा का बेटा आ गया, मम्मा की कॉपी हो गया है, आ गया है। हाइड्रा क्या होता है अभी सब पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस रखिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप में आपके माता पिता दोनों के लक्षण होंगे। तो मेरी पृथ्वी में ये माथा हो गया, हाथ पांव हो गए, ये मेरे हस्बैंड जैसे हैं, है ना। जबकि ये नोज हो गई, ये ठुड्डी वाला, ये डिंपल, ये सब उसमें मेरे जैसा है। तो दोनों के लक्षण आए ना उसमें। तो ठीक है, ऐसे ही आप में भी आपके मम्मी पापा दोनों के लक्षण होंगे, क्योंकि दो पेरेंट्स के थ्रू आप बने हो, है ना। तो ऐसे ही बेटा यहां पर क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो जेनेटिकली मिक्स होगी दोनों पेरेंट्स की, दोनों के लक्षण आएंगे बेटा उस संतान में। जबकि बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर जो संतान बनेगी ना वो हूबहू उसी पेरेंट जैसी बनेगी जैसी थी। देखो ये हाइड्रा दिखने में सेम इसी हाइड्रा जैसा है, एकदम ऐसा कैसा है, लेकिन पूरा मेरा पृथ्वी मेरे जैसा नहीं है ना। मैंने कहा ना मेरे हस्बैंड के भी उसमें कैरेक्टर्स आए हैं, मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे उसमें लक्षण आए हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है, जो मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें वेरिएशंस ज्यादा आ सकते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं, तो बेटा इसमें आएंगे ना, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स हैं, ये तो हुबहू कॉपी बन जाता है। तो पता है आपको नोट डाउन कैसे करना है अपनी नोटबुक में, आपको लिखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें वेरिएशंस ज्यादा आती हैं बेटा। इसमें क्या होती हैं, वेरिएशंस ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं, यहां पे वेरिएशंस ज्यादा आएंगे। इसका मतलब मैम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस कम आएंगे, या तो कम आएंगे या लिख दो यहां पे जो बच्चा बनेगा वो हुबहू पेरेंट की कॉपी होगा, वो आइडेंटिकल टू पेरेंट होगा। आइडेंटिकल टू पेरेंट का मतलब हो गया वो एकदम उसी पेरेंट के जैसा का जैसा कॉपी होगा बेटा, फोटोकॉपी होगा ये। जबकि ये फोटोकॉपी थोड़ी होता है, यहां तो दोनों के आते हैं। तो वेरिएशंस ज्यादा आने की संभावनाएं किस रिप्रोडक्शन में होती है, सेक्सुअल में होती है बेटा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एनडीए के एग्जाम में, और वहां बच्चे ना कंफ्यूज होकर ये वाला ऑप्शन कराए। भाई ये कैसे कर सकते हो आप, जहां पे एक ही माता पिता चाहिए, या तो माता या पिता, है ना। अब इसको हाइड्रा को मेल मान लो, फीमेल मान लो, क्योंकि इसका तो हिस्सा टूट के गिरा है यहाँ पे, जैसे नया हाइड्रा बन गया है। तो इसमें बेटा आइडेंटिकल टू हुबहू या हाइड्रा इसके जैसा बनेगा, लेकिन यहां पे वेरिएशंस ज्यादा आने की संभावनाएं होती हैं। ये मैं आपको बता रही थी कि ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, तो आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल चाहिए जिनको आप गैमेट्स कहते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए बेटा। और गैमेट्स क्या होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं। और जनन कोशिका कौन कौन सी, जैसे मेल की कौन सी है, स्पर्म्स शुक्राणु, और फीमेल की कौन सी है, ओवा अंडाणु। तो लैंगिक जनन किसकी सहायता से होगा, जनन कोशिकाओं की सहायता से, शुक्राणु और अंडाणुओं की कोशिकाओं की सहायता से होगा। जबकि बेटा जो एसेक्सुअल होता है उसमें तो रेगुलर बॉडी सेल से ही काम चल जाता है। ये हाइड्रा की बॉडी है, देखो ना ये वाला, ये हाइड्रा का शरीर है, तो इसकी यहां की सेल से भी नया हाइड्रा बन सकता है, यहां से 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 बन सकता है। लेकिन हमारे बॉडी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो कहने का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा सेक्स सेल। सेक्स सेल्स का मतलब हो गया गैमेट सेल्स चाहिए, स्पर्म्स और ओवा चाहिए। जबकि इसमें तो जो नॉर्मल शरीर की कोशिकाएं हैं उसी से ही नया संतान बन जाता है। अब आप मुझे बताओ क्विक कौन सा होना चाहिए, ये वाला कम टाइम लेता है, ये कम टाइम टेकन है, जबकि ये वाला ज्यादा लेता है बेटा। आप जानते हो 9 महीने लगते हैं बच्चे को, गेस्टेशन पीरियड हम लोगों का कितना होता है, 9 मंथ्स होता है। आगे बात समझ में। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने दोनों चीजें अच्छे से पढ़ा दी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैंने बता दिया है। अब अगर नोट डालकर एक पॉइंट लिख देना, अब हम लोगों में कौन कौन सा होता है आप लिख दोगे ये सारी चीजें। हाँ जी, सेक्सुअल का एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो बेटा, जैसे सारे एग्जांपल लिख लें जो मैं बोल रही हूँ, गाय भैंस घोड़ा बकरी मुर्गा, है ना, मुर्गा मुर्गी जो भी आप लिखना चाहते हो, बतख, हम लोग, है ना, हम सब में बंदर लंगूर भालू शेर चीता, है ना, लेपर्ड टाइगर, इन सब में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि मैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल लिखवा रही हूं, वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे हाइड्रा लिख दो बेटा, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस विधि से होता है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसकी आगे बहुत सारी प्रोसेस होती है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, है ना। तो ये किस किस की हेल्प से, जैसे फिजन, बडिंग, ये सब प्रोसेस होती है। तो हाइड्रा में होता है बडिंग प्रोसेस से, बडिंग, और बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन, एक छोटी सी बड निकल जाती है और वह बड टूट के गिरती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। समीर कुमार मैंने पढ़ लिया बेटा,
समीर मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे भेजना ये लिंक, ठीक है? ओके, तो जैसे हाइड्रा हो गया, जैसे मैं आगे और पढ़ाऊंगी आपको, यहां पे एग्जाम्पल लिख दो अमीबा, अमीबा एग्जाम्पल लिख दो, अमीबा कैसे होता है वो सब आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? ये 2 एग्जाम्पल फिलहाल आपको याद रखने हैं, बाकी भी मैं आगे सारे एग्जाम्पल दिखा दिखा के याद करवाऊंगी। ओके बेटा, तो हम लोगों में कौन सा आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नोट डालकर एक पॉइंट लिखना, नोट डालकर एक पॉइंट लिख देना, क्या? जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं ना बेटा, उनमें दोनों रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। अब ये कैसे होता है ये आगे पढ़ाएंगे। पेड़ पौधों में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अब आप कहोगे अच्छा मैम हमने तो सुना ही नहीं था, 10वीं क्लास में गुड़हल का फूल लेके आपको दिखाया नहीं था आपके टीचर ने कि ये गुड़हल के फूल का मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे आपको दिखाया होगा। नहीं दिखाया तो हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है? तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन की विधियां पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, जबकि हम लोगों में कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है हम लोगों में, ठीक है? तो यहां तक आपको पता लग गया रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप से होता है। अब मैं आपको कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवा रही हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में आता है, और ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से। बेटा 2 शब्द होते हैं, एक होता है वीवी पैरस, एक होता है वीवी पैरस जिसको हिंदी में जरायूज कहते हैं, और एक शब्द होता है ओवी पैरस। एग्जाम में ना इनके एग्जाम्पल पूछता है। ओवी पैरस का मतलब होता है अंडायुस, नाम से क्लियर है, जो अंडा दे, एग, एग का मतलब क्या होता है? अंडा, उस अंडे से चूजा निकले, उस चूजा से बच्चा बने। तो ऐसे जीव जंतु जो पहले अंडा देते हैं, वो अंडा फूटेगा, उसके अंदर जैसे चूजा निकलेगा मतलब उसका बच्चा निकलेगा, उसकी संतान निकलेगी, तो बेटा उनको ओवी पैरस कहते हैं। जो अंडा दे और अंडे से क्या बने, अंडे से फिर आगे चलकर बेबी निकले या संतान निकले, उसकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, तो उसको क्या कहते हैं? ओवी पैरस कहते हैं। जबकि बेटा जो सीधा ही बच्चे को जन्म दे, जो सीधा बेबी को जन्म दे, अंडा वंडा नहीं, सीधा बच्चा है ना, अब सीधा ही अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले, संतान पैदा कर ले सीधा, उसको वीवी पैरस कहते हैं। जैसे हम लोग अंडे देते हैं क्या? नहीं देते ना, हम लोग क्या करते हैं? सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। तो ह्यूमंस क्या हैं बता दो? मनुष्य प्रजाति क्या होगी? मैं मनुष्य प्रजाति जरायुस हो गए, वीवी पैरस हो गए, है ना? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन करवा रही हूं, देख भी लेना, बाकी दैनिक जीवन में भी आप देखते हो। देखो बेटा, खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, चीता हो गया, लंगूर हो गया, है ना, ऐसे ही बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, भालू होगी, ये सब क्या होते हैं? और हम लोग, हम गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये वीवी पैरस एनिमल्स हैं। जबकि आप दूसरी तरफ देखोगे, मुर्गी, मुर्गी अंडा देती है, कबूतर भी अंडा देता है, उस अंडे से नया कबूतर निकलता है, सांप का भी अंडा होता है बेटा, उस अंडे से सांप निकलता है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे कि ओवी पैरस क्या होते हैं और वीवी पैरस क्या होते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं, है ना, और बर्ड्स का मतलब जो उड़ते हैं पक्षी, जैसे चिड़िया, कबूतर, है ना, ये सब अंडे देते हैं। जैसे सांप अंडा देता है, छिपकली अंडा देता है, कभी कभी आप घरों की सफाई करते हो तो छिपकली के अंडे मिलते हैं, मम्मी कहती है ना छिपकली के अंडे हैं ना, अगर उन छिपकली के अंडों से कुछ दिनों के बाद छोटा सा छिपकली का बच्चा निकल जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं और ये वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन जाता है, राइट? अब एक तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। अभी तक मैंने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या होता है, और दूसरा रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, और रिप्रोडक्शन की अब जब नेक्स्ट बात करते हैं, तो जब मैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूं ना, ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य का जनन तंत्र, तो वहां पर आपको कुछ चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो बेटा मेरे पास ऑप्शन था, मैं सीधा आती मैं लिख देती मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक क्लास मेल में पढ़ाती, एक क्लास फीमेल में पढ़ाती, खत्म हो जाता। नहीं, मैं आपका बिल्कुल बेसिक से जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज की क्लास में तो मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शायद स्टार्ट ही ना कर पाऊं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है मनुष्य का जनन तंत्र कैसे कैसे होता है, मनुष्य प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र कैसे कैसे होता है, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ए नंबर पे तो आपको लिख दो, मनुष्य में कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ जी बताओ, हमारा रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट से बना हुआ है ये, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आगे सिस्टम लिख दो, पूरा सिस्टम कैसा होगा? लैंगिक जनन तंत्र होगा या लैंगिक जनन होगा, और लैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया वो आप जानते हैं। दूसरा, हम लोग क्या होते हैं? ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होते हैं? हम लोग वीवी पैरस होते हैं। किसको जन्म देते हैं? छोटे से बच्चे को, इन्फेंट को, शिशु को जन्म देते हैं, और इसलिए हम जरायुस कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट सुनो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ह्यूमंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लैंगिक। बेटा नाम से ही क्लियर है, एक लैंगिक का मतलब क्या है? एक का मतलब, एक लैंगिक का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। उनके पास एक मेल है तो मेल बॉडी के पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, और फीमेल वाली के पास फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। यानी कि एक ही जीव के ऊपर मेल और फीमेल पार्ट दोनों नहीं हो सकते हैं, राइट। इसलिए हम लोग क्या हैं? हम लोग, आप बताओगे, यूनिसेक्सुअल हैं, क्योंकि इसमें दो इंसान चाहिए, एक इंसान मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो मेल वाले के पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, है ना, और आप लिखोगे नर लैंगिक जनन होगा, जनन अंग, लैंगिक जनन अंग आगे लिख देना नर। और फीमेल जो होगी तो फीमेल के पास फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा,
फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, मादा लैंगिक जनन अंग होगा। बेटा एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसमें दो अलग अलग बॉडी होंगी, एक के पास एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होगा तो वो एक लैंगिक कहलाते हैं। लेकिन एक टर्म होता है बाइसेक्सुअल, एक ही कीड़े के ऊपर या एक ही बॉडी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन हो, उसे द्विलैंगिक कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही बॉडी होगी, उसमें दोनों ही एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होंगे, तो उसे बाइसेक्सुअलिटी कहा जाता है, उसे द्विलैंगिकता कहलाता है। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं। कभी कभी इसी चीज को थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विलैंगिकता। अब द्विलैंगिकता का मतलब वो लैंगिकता नहीं है, द्विलैंगिकता का मतलब यहां पे क्या हो गया, वो बाइसेक्सुअलिटी वाली नहीं है, इसका मतलब हो गया दोहरी। दोहरी का मतलब दो होंगे इसमें ह्यूमंस। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है एक मेल बॉडी होगी एक फीमेल बॉडी होगी, इसको डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं बेटा। ठीक है, एक मेल बॉडी होगी एक फीमेल बॉडी होगी और दोनों से अलग अलग सेल्स बनेंगी। देखो वो होता है बाइसेक्सुअलिटी। वो हिंदी में हालांकि थोड़ी सी चीजें सेम सी रहती है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है एक ही बॉडी में दोनों मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होने चाहिए। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है दोहरी, द्विगुणिता लिख दो, द्विलैंगिकता मत लिखो, द्विगुणिता। ठीक है, द्विगुणिता यानी कि दो गुणों वाला, एक मेल बॉडी होगा एक फीमेल बॉडी होगा। सही है, द्विलैंगिकता से अच्छा है आप द्विगुणिता लिखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ का कुछ ही बना दो। राइट, इसको ऐसे लिखना, डाइमॉर्फिज्म को हिंदी में लिखना द्विगुणिता, ऐसे एक मेल बॉडी होगा एक फीमेल बॉडी होगा। तो हमारे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, हम लोग विविपेरस होते हैं, हम लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं, हम लोग डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ पहचान होती है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पीएनजी नहीं मिलेगा बेटा। हाँ मैम, कुछ लोग बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल हैं, वो अलग चीजें होती है बेटा, वो एलजीबीटीक्यू होता है, हम समझाएंगे एक क्लास में आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है एलजीबीटीक्यूएन का मतलब क्या होता है, वो हम पढ़ाएंगे आपको किसी ना किसी क्लास में, सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, कि कौन सा हार्मोन्स की वजह से होता है, कौन सा क्या होता है, ये एक चीज आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर, अभी नहीं, आगे चलकर पढ़ाएंगे आपको। चलो हो गया, आगे चलें अब। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। प्लांट का रिप्रोडक्शन तो प्लांट में पढ़ाएंगे ना, यहां क्यों पढ़ाएंगे हम पंकज जी, हम यहां पे क्यों पढ़ाएंगे आपको, प्लांट का प्लांट में पढ़ाएंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है या हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, वो काम कैसे करता है, तो लिखिए फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे काम करता है। सीधी सी बात है, बच्चा कैसे बनता है ये पढ़ा रही हूं मैं आपको। फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या फेजेस है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र की अवस्थाएं, कौन कौन सी फेजेस है बेटा, अवस्था कौन कौन सी है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कैसे होता है अवस्था यानी स्टेज, फेज कौन कौन सी स्टेज। सबसे पहला रिप्रोडक्शन के लिए जो फर्स्ट फेज होता है बेटा, जैसे मैं लिखवा रही हूं उसी सीक्वेंस में याद करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, देखो फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गैमेटोजेनेसिस। पहला जो फेज होता है उसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। बेटा जेनेसिस शब्द का मतलब हमेशा फॉर्मेशन होता है। जब भी बायोलॉजी में आप ग्लूकोजेनेसिस, स्पर्म जेनेसिस, ओवाजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना, निर्माण होना। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना या निर्माण होना। अब गैमेटको का मतलब हो गया गैमेट्स। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। क्या बनना, जनन कोशिकाएं बनना। जनन कोशिका का बनना क्या कहलाता है, आप बताओगे बेटा। जनन कोशिकाओं का बनना युग्मक जनन कहलाता है। हिंदी में गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं युग्मक बनना, युग्मक बनना। अब क्या होता है, ये गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स ऐसी सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन करवा सकती हैं। देखो दो टाइप की सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, थोड़ा सा इधर आओ, इधर आओ, इधर समझने की कोशिश करना। हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है गैमेट सेल। गैमेट सेल का मतलब होता है वो सेल जो क्या बनाती हैं, जो बनाती हैं बेटा बच्चा बनाने में काम आए, है ना, जो रिप्रोडक्शन में काम आए। जैसे मेल वाली क्या होती है स्पर्म्स, फीमेल वाली क्या होती है ओवा। तो ये मेल और फीमेल की जो स्पर्म्स और ओवा हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु हैं, ये क्या बनाती हैं, ये बेटा आप बताओगे रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। तो इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट सेल्स कहते हैं। ये गैमेट सेल्स होती हैं। जबकि बच्चा दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, उन्हें बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, और हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक का मतलब क्या होता है, काया, काया का मतलब बॉडी, जो हमारा शरीर बनाए, हमारे शरीर का निर्माण किया है जिसने, उसे सोमेटिक सेल्स कहते हैं, उन्हें कायिक कोशिका कहते हैं। जैसे नाक की सेल्स, जैसे स्किन की सेल्स, जैसे कान की, आंख की, ये सब सेल्स क्या हैं, ये सब सेल्स सोमेटिक सेल्स हैं। ये काया बना रही हैं, ये आपके बॉडी की काया बनाई है सोमेटिक सेल्स ने। ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल्स जो क्या बनाती हैं, जो बेबी फॉर्मेशन में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, जो जनन में काम आती हैं, जो संतान बनाने में काम आती हैं, उनको युग्मक कोशिकाएं या गैमेट कोशिकाएं कहते हैं। और दूसरी जो होती है जो काया बनाती हैं, काया का मतलब आपका शरीर, आंख, नाक, कान, हाथ, गला, पैर, ये क्या है, ये काया के हिस्से हैं, शरीर के हिस्से हैं, है ना। बोलते हैं ना मत कर काया का अभिमान, कि शरीर का कोई अभिमान करने की जरूरत ही नहीं है, शरीर तो एक दिन मर जाएगा, जिंदा क्या रहेगी, आत्मा रहेगी। राइट, तो बेटा ये काया कोशिका ये होती है सोमेटिक सेल्स।
तो अब काम कौन सी आती है रिप्रोडक्शन में? गैमेट्स काम आती हैं। तो इन गैमेट्स का बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। युग्मक कोशिका का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। अब जब बात करते हैं कि बेटा ये जो गैमेट्स हैं ये कब बनते हैं, तो ये दो टाइप से बनते हैं। मेल बॉडी होगी, लड़का होगा, नर शरीर होगा, तो उसमें कब? तो उसमें 11 से 18 साल के बीच में उसमें ये गैमेट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसमें क्या बनना शुरू हो जाता है? गैमेट्स बनना। और गैमेट्स का मतलब क्या है? 11 से 18 साल में इस लड़के के अंदर स्पर्म्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्या बनने लग जाते हैं? शुक्राणुओं का जनन हो जाता है, शुक्राणु जनन हो जाता है, शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। और कब आप बताओगे? मिनिमम जब वो लड़का 11 साल का हो जाता है तब। हम क्या बोलते हैं? इसकी किशोरा अवस्था शुरू हो गई है। कौन सी? प्यूबर्टी एज शुरू हो गई है। इसी एज को तो हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। तो जब भी कोई लड़का किशोरा अवस्था में आ जाता है, वो 11 साल का हो जाता है, तो उसके बॉडी में स्पर्म्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बचपन से ही स्पर्म्स नहीं बनना शुरू होते हैं। कब? जब वो मिनिमम 11 साल का हो जाता है, तब उसमें स्पर्म्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना। अब कब तक बनते हैं? तो बेटा जब ये लड़का 50-55 साल का हो जाता है ना। 50 साल तक स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार होने लग जाती है। 50-55 साल के बाद ये स्पर्म्स बनना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। राइट। अब जब महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल बॉडी में भी 11-12 साल से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो मेल में जैसे क्या बने? स्पर्म्स बने हैं, वैसे फीमेल्स में क्या बनती है बेटा? फीमेल्स में बनने लग जाते हैं, मादाओं में बनने लग जाते हैं अंडा। अंडा कब? प्यूबर्टी एज में। जब किसी लड़की की प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, जब उसकी किशोरा अवस्था शुरू हो जाती है, तो उस अवस्था में क्या बनना शुरू हो जाते हैं उस महिला के अंदर? एग। एग लिखो या ओवा लिख दो या ओवम लिख दो, ठीक है। अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। अंडाणु या डिंब बनना शुरू हो जाते हैं। कब? तो 11-12-13 साल में लड़की की। कुछ कुछ लड़कियों में थोड़ा सा लेट होती है, 12 साल में, 12.5 साल में या 13 साल में, है ना। ठीक है। बाकी यही है, साइंस यही मानती है कि 11 से 13 साल के बीच में शुरू हो जाती है। 11 से 13 साल में लड़कियों की प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है। अब लड़कियों के अंदर क्या बने? ये अंडाणु बने। और लड़कों के अंदर क्या बने? ये स्पर्म्स। तो स्पर्म्स और अंडाणु क्या है? गैमेट्स हैं। तो इन्हीं गैमेट्स का बनना ही क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। और बनने की मिनिमम उम्र कितनी है? 11 साल होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। राइट। और लड़कियों में 50 साल के बाद ये बंद हो जाते हैं। 45 से 50 साल के बीच में ये बंद हो जाते हैं। क्या क्या बनना बंद हो जाते हैं बेटा? ओवा, अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, आपने देखा होगा। सरोगेसी, IVF, है ना। इन सब पे मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में बनाऊंगी। अभी तो सिलेबस के हिसाब से चलते जाओ, पढ़ते जाओ, है ना। तो गैमेटो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य का जो जनन तंत्र है उसका पहली अवस्था क्या है? युग्मक जनन। सबसे पहले भैया संतान बनानी है तो युग्मक बनने चाहिए। और युग्मक कब बनेंगे? जब कोई लड़का 11 से 18 साल के बीच में होगा तो उसमें स्पर्म्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब कोई लड़की 11 से 13 साल की होगी तो उसमें अंडाणु या अंडा या ओवा या ओवम बनना शुरू हो जाता है। हो गया, ये पहला फेज है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब गैमेट्स बन गए, मेल बॉडी में मेल गैमेट्स बने, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट्स बन गए। अब दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। फर्स्ट फेज को आपने क्या नाम दिया ऊपर? गैमेटोजेनेसिस। हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब होता है बेटा दूसरा प्रोसेस, अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं। चलो नंबर 2 पे। अब गैमेट्स तो बन गए, अब ये गैमेट्स क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए एक दूसरे से। राइट। तो इसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन दूसरा प्रोसेस है। क्या होगा इस इंसेमिनेशन में? तो इंसेमिनेशन में जो मेल बॉडी में स्पर्म्स बने हैं, बेटा स्पर्म्स कहां बनते हैं? शुक्राणु कहां बनते हैं? मेल बॉडी में बनते हैं, है ना। तो मेल बॉडी से ये जो स्पर्म्स हैं ये फीमेल बॉडी में आते हैं। फीमेल जेनाइटल एरिया से होते हुए, फीमेल जेनाइटल एरिया से होते हुए कहां आ जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर जाते हैं ये स्पर्म्स। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इसी को इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन क्या होता है? सुनो, शुक्राणुओं का नर के शरीर से मादा के शरीर में, मादा के जनन अंगों से होते हुए मादा के सिस्टम तक, यानी कि मादा के जनन तंत्र तक पहुंचना ही वीर्य सेचन कहलाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं तो उसके थ्रू जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है, इसी को वीर्य सेचन कहा जाता है। और अगर ये सक्सेस नहीं हो पाती है तो वो माता पिता कभी भी संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो वो अलग अलग ऑप्शंस पे जाते हैं। बेटा हो गया, बात समझ में आ गया कैसे? चलो इसी फोटो को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जरा देखो, जो चीज मैंने पढ़ाई है वही है। ये लड़कियों में बनता है जो एग, ओवम बनता है अंडाणु, वो कुछ ऐसा होता है बेटा। ये फीमेल एग है बेटा, ये अंडाणु है, कुछ ऐसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। और ये मेल का स्पर्म है, ये स्पर्म है, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये स्पर्म्स कहां बने? मेल बॉडी में। ये कहां बना? फीमेल बॉडी में। तो अब क्या होना चाहिए बेटा? इस स्पर्म का इस एग के पास आना, है ना, अंडाणु के पास आना। तो कैसे आएगा? ये तो इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आता है। कहां पर? तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जेनाइटल एरिया होता है, इससे होते हुए यहां पर स्पर्म्स आ जाते हैं। मिलियंस बिलियंस स्पर्म्स आते हैं एक बारी में, लेकिन कोई एक ही स्पर्म होता है जो एक ही अंडे को भेद पाता है और एक ही बच्चा बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्पर्म्स आ जाते हैं और वो 2 अंडे को भेज जाते हैं। 2 स्पर्म्स एक्टिव होते हैं, 2 अंडों को भेज देते हैं। या कभी कभी एक स्पर्म
जो होता है वो एक अंडे को भेज देता है और वो अंडा आगे चलकर 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो उस केस में ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये सारी चीजें हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। फिलहाल इतना सुनो। तो ये क्या हो गया इंसेमिनेशन का मतलब कि जो भी स्पर्म्स मेल बॉडी में बने हैं वो फीमेल जेनाइटल एरिया से होते हुए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर गए। अब ये मत सोचना कि एक ही बारी में एक स्पर्म आता है, नहीं, एक बारी में हजारों लाखों करोड़ों स्पर्म्स आते हैं, लेकिन उनमें से एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो एक अंडे को भेद कर एक बच्चा बनाता है। इसलिए खुश हो जाइए आप कि आप उन हजारों लाखों स्पर्म्स में से एक स्पर्म की आप देन है, ठीक है। आइए चलिए, अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा? ये स्पर्म्स एंटर कर गए हैं कहां पे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब तीसरा प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। बेटा इसको स्टार करो, 3 स्टार करो इसको। तो 3 स्टार का मतलब है ना, मैम ने क्या बताया था? 3 स्टार का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले ये सुनो। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? निषेचन होता क्या है? इस स्पर्म का अंडाणु से मिलना, किसी भी जो स्पर्म्स है ना, यहां तो एस लगेगा, शुक्राणुओं का किसी अंडाणु से मिलना, ओवा अंडाणु से मिलना, ओवा या डिंब या एग कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये दोनों आपस में मिले, इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स इन ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। शुक्राणुओं का अंडाणु से मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब ये होता कहां है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्पर्म्स कहां आए थे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आए थे। तो जहां स्पर्म्स अंडाणु के पास आए हैं तो वहीं पर तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो होता कहां है? तो बेटा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला पॉइंट, ये कहां होता है फर्टिलाइजेशन? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा बेटा, ये याद रखिएगा। मादा के जनन अंगों में होता है। अब मादा में तो जनन अंगों में बहुत सारे हिस्से, कहां पे होता है? तो ये जहां होता है उसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, उसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिका, जो अंडों का वाहन करती है, अंडवाहिका। अब इस चीज को समझने के लिए एक फोटो दिखाती हूं आपको, वहां समझो, ठीक है। चलो, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। महिलाओं का मादा जनन तंत्र कुछ ऐसा दिखता है। ये ओवरी होते हैं, अंडाशय होते हैं। अंडाशय कहते हैं, एक जोड़ी ओवरी होते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये भी ओवरी है। आजकल सुना होगा ओवेरियन कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, ओवेरियन कैंसर। और ये आपने सर्विकल कैंसर के बारे में भी सुना होगा, HPV। पूनम पांडे ने एक मजाक किया था कि वो मर गई है सर्विकल कैंसर से, 2-3 दिन के बाद जिंदा होकर आ गई थी, है ना। तो वो एक अच्छा, थोड़ा सा उसने गलत तरीके से बोला, लेकिन ये है कि उसने बहुत अच्छी जागरूकता फैलाई थी। मैं आगे पढ़ाऊंगी इसका। सर्विकल कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर है महिलाओं के अंदर। और पता है इतना आसान है इससे बचना, सिर्फ 3 डोज वैक्सीन लगवानी है। HPV वैक्सीन लगती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है। बस जागरूकता की कमी है भारत देश में, जागरूकता की कमी है बस। बाकी सर्विकल कैंसर से हर साल, देखो सारे कैंसर एक तरफ, और 50% जो कैंसर महिलाओं में होता है, या 50% जो डेथ होती है कैंसर से, वो सर्विकल कैंसर से होती है महिलाओं की। अब आप खुद सोचिए, आजकल ब्रेस्ट कैंसर भी कितना चल रहा है। अभी हिना खान को हुआ, आपने सुना होगा ना, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। तो वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट से लोगों को पता लग जाता है। लेकिन गांव में आप देखोगे ना, हर साल इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी महिलाएं ओवेरियन कैंसर से या फिर सर्विकल कैंसर से मर रही हैं। उनके पास बस जागरूकता की कमी है बेटा। अगर जागरूकता होती तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके HPV का इंजेक्शन ले लेती, तो कभी उन्हें होता ही नहीं। तो सिर्फ जागरूकता की कमी है, राइट। तो इन सब चीजों में मैं आगे बात करूंगी आपसे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरे पास नॉलेज है इस चीज का, और मैं आप लोगों को बताऊं, आपके घर में भी तो मम्मी है, बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपके आगे चलकर बीवी होगी, है ना, कोई दोस्त होगी, तो उनको भी आप थोड़ा सा जागरूक करेंगे इस वैक्सीन के बारे में, तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि बेटा ये चीजें आजकल बहुत फैल रही है। कैंसर, मैंने एक स्टेटस लगाया था, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे, इंडिया कैपिटल ऑफ कैंसर बन चुकी है। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ कैंसर बन चुकी है। कैंसर का मतलब राजधानी बन गई है आपकी इंडिया, राइट। इतने कैंसर हैं, खतरनाक कैंसर इंडिया में। हर तीसरे आदमी को कैंसर हो रहा है आजकल। पहले हम क्या सुनते थे, फलाना इंसान को कैंसर हुआ। आजकल तो भैया आसपास के लोगों को इतना कैंसर हो रहा है, राइट। तो थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए लोगों में ना। और ये सब कुछ शर्माने वाली चीजें नहीं होती हैं। आप सोचो, अगर इतनी शर्म कर लेंगे, ये चीजें पता ही नहीं है, तो आज पड़ोसी की किसी की बहन को, किसी बेटी को हुआ है, कल को आपके घर में हो जाएगा। तो ये चीजें बेटा शर्माने वाली चीजें नहीं होती। इनके बारे में जितना आप जागरूकता फैला सकते हो उतना आपको फैलाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब आओ जरा। तो मैंने कहा कि मेल बॉडी में स्पर्म्स बन के कहां आ गए? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गए। तो ऐसे यहां से स्पर्म्स की एंट्री हुई, ठीक है मैम, स्पर्म्स आ गए। ये ओवरी है, अंडाशय है, इसके अंदर क्या बना? एग बना। तो ये एग बन के यहां आ जाता है बेटा। और ये नली है, देखो ना, एक नली है ना, इस नली को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? अंडवाहिका नली, जो अंडों का वाहन करती है। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में यहां से स्पर्म आता है और यहां से अंडा आता है, और ये दोनों जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने से एक नया जाइगोट बन जाता है। और बेटा इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स इन ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और शुक्राणुओं का अंडाणु से बनना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इनके जुड़ने से क्या बनता है? एक नया सेल बनता है, और उस नए सेल को आप जाइगोट कहते हैं या युग्मनस कहते हैं। और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिका में होता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? लड़की के शरीर में, लेकिन लड़की के भी कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो यहां पे क्या हुआ बेटा? इस नली के अंदर यहां से स्पर्म, यहां से अंडा आया, दोनों जुड़ गए, एक जाइगोट बन गया। ऐसे जाइगोट बन गया। ऐसे जाइगोट क्या है? एक सेल है, सिंगल सेल है, एक कोशिकीय है। अब ये जाइगोट यहां से होता हुआ यहां आएगा, और ये होता है यूट्रस, वूम्ब, गर्भाशय। बोलते हैं ना, मां ने बच्चे को पेट में 9 महीने रखा, वो पेट नहीं है, वो यूट्रस है, वो गर्भाशय है। वो गर्भाशय ऊपर आ जाता है खिसक के 9 महीने में, तो वो पेट की जगह ले लेता है, पेट पिचक जाता है। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि मां पेट में बच्चे को रखती है। पेट में नहीं रखती, यूट्रस में, वूम्ब में, गर्भाशय में। तो ये जाइगोट यहां आता है नीचे की तरफ, और इस यूट्रस की लाइन के साथ ऐसे चिपक जाता है बेटा, ऐसे
ऐसे चिपक गया, किस पे? यूट्रस पे। ये यूट्रस है, देखो ना, ये पूरा ऐसे यूट्रस है, गर्भाशय है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ये मां बनने वाली है, ठीक है बेटा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 4th नंबर पे आता है इम्प्लांटेशन फेज। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण, और प्रत्यारोपण में होता क्या है बेटा? प्रत्यारोपण में क्या होता है? ये जो जाइगोट बना है, ऐसे जाइगोट बना है, ये जाइगोट कहां आएगा? तो ये नीचे की तरफ ऐसे धसके फीमेल का ये जो यूट्रस होता है, इस यूट्रस की यहां से होता हुआ इस यूट्रस की लाइन से यहां पे आके ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे इस गर्भाशय की भित्ति के साथ। ये क्या है? ये यूट्रस है। ये यूट्रस या वूम्ब बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, जहां पे गर्भ रहता है ना, गर्भ का मतलब बच्चा रहता है। तो यहां पे आके ये ऐसे लग गया। जब ये यूट्रस की दीवार के साथ आके चिपक जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं बेटा। और जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें ब्लास्टोसिस्ट दिख गया, इसका मतलब ये महिला प्रेग्नेंट है, ये मां बनने वाली है, ठीक है। अब यहां पर इस वूम्ब में अगले 9 महीने तक इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा बेटा। 9 महीने तक क्या होगा? ये धीरे धीरे, अभी तो एक सेल है बेटा, एक सेल से अनेकों सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब बनेगा, और कितने 9 महीना लगेगा इस बच्चे को तैयार होने में। तो लास्ट स्टेज कहलाती है गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 5वां फेज कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भ अवधि कितने दिनों की होती है बेटा? तो आप क्या बताओगे? दिन अपने आप काउंट कर लेना, 9 मंथ्स की होती है, 9 महीने की मानी जाती है। 9 महीने तक क्या होता है? यहां पर ये शिशु बनता है, ये बच्चा बनके तैयार होता है 9 महीने तक, और 9 महीने के बाद क्या होगा? इस बच्चे का जन्म हो जाता है, ये बाहर की दुनिया में आ जाता है बेटा। तो इस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने जैसी ऑफस्प्रिंग, अपने जैसी संतान पैदा करता है, अपने जैसी संतान पैदा करता है। आई बात समझ में? तो आप बताओ फर्स्ट प्रोसेस क्या था? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बने। दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, 4th इंप्लांटेशन, 5th गेस्टेशन पीरियड जो 9 महीने का होता है। अब इस 9 महीने में क्या क्या होगा वो हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। ऐसे होता है बेटा 9 महीने में, ये सारा बच्चा ऐसे बनता है बेटा, देखो ऐसे बनता है। ये सारी चीजें हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। मैम किसी किसी में 7वें महीने में बच्चा हो जाता है, सब आगे सारी चीजें पढ़ाएंगे। नसबंदी कैसे होती है वो भी बताएंगे। अरे तुम लोग चिंता मत करो, सब पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। ओके, सेपरेट नोट्स मिलेगा ना मैम? कैसे सेपरेट नोट्स मांग रहे हो आप बेटा? हाँ बेटा, आपका बीपी थोड़ा सा ये कौन है ये रोज रोज? राकेश कुमार। आप प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखाओ अपने बीपी को ना, आपका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना, एक बार डॉक्टर को जाके दिखाइए। और हाँ, मैं अपने YouTube चैनल पे 4:30 बजे डेली शॉर्ट क्लास चला रखी है मैंने, 30 से 35 मिनट की, 30 दिन 30